दोस्तों, अगर किसी राज्य किसी देश की तरक्की आपने देखनी है तो अक्सर हम देखते हैं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप किया है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है वो होता है उनका सड़कों का जाल या रोड नेटवर्क कैसा है। भारत पिछले कुछ दशकों से अपने रोड्स को मेंटेन करने में काफ़ी कामयाब हुआ है। नई नई स्कीमों के अंतर्गत जैसे PPP मॉडल की शुरुआत की तो उसके बाद यूँ लगने लगा कि भारत में आप अपनी मनपसंद जगह पर अपने व्हीकल में बगैर किसी परेशानी के अब जा सकते हैं। मैं करण परवेश सिंह, आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की जो अभी बन रहा है और 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जिसे ग्रीन कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। क्या खासियतें हैं इस एक्सप्रेसवे की? जहां ये दिल्ली से शुरू होगा मुंबई तक जाएगा, वहीं पर इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1350 किलोमीटर बताई जा रही है। अभी तक जो दूरी दिल्ली और मुंबई के बीच में है उसे ये 130 किलोमीटर से कम कर देगा। इस हाईवे पर अधिकतम गति जो किसी भी वाहन के लिए अलाउड होगी वो होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। 8 लेन ये हाईवे होगा, 4 लेन जो है वो एक तरफ होंगी, 4 लेन दूसरी तरफ होंगी। इसके लिए जो लैंड अक्वायर किया गया है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो होती है लैंड एक्विजिशन। तो लगभग 15,000 हेक्टेयर लैंड इसके लिए अक्वायर किया गया है। 5 स्टेट्स में से ये गुजरेगा, जहां सोहना, हरियाणा के सोहना से इसकी शुरुआत होगी। वहीं पर ये अंत में मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है उससे भी कनेक्ट करेगा। कनेक्टिंग रोड होगी हाईवे तक पहुंचने के लिए, खैर वहां से जिसका जो दूरी है वो लगभग 90 किलोमीटर बताई जा रही है। परंतु अगर हम बात करें तो 5 ऐसी कौन सी मेजर स्टेट्स हैं? हरियाणा से शुरुआत करके राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरात और गुजरात से फिर महाराष्ट्र। ये 5 स्टेट्स होंगी। लगभग 1350 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो इन 5 स्टेट्स में से कवर किया जाएगा। ऑलरेडी जो हाईवे है दिल्ली मुंबई के बीच में, अगर उसकी दूरी आप या उसमें जो समय लगता है दूरी तय करने में वो लगभग 24 घंटे से अधिक समय लगता है, क्योंकि ये 6 लेन हाईवे है। और इसके ऊपर जो अभी प्रेजेंट अगर हम बात करें लोड है वो लगभग 80,000 व्हीकल्स अ डे का लोड है इसके ऊपर। और सरकार का ये मानना है कि ऐसे बहुत सारे बॉटलनेक्स डेवलप हो चुके हैं जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो गई है। और आने वाले समय में माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर व्हीकल्स दौड़ेंगे। तो इसलिए एक ऑल्टरनेट ढूंढना बहुत ज़रूरी था। सरकार ने मेजर जो लैंड अक्वायर किया है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्टेट से किया है। इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो लैंड है वो ईजिली और सस्ते दामों पर उपलब्ध था। तो सरकार ऐसी नीतियाँ लाती है जिससे कि कम कीमत के अंदर एक बेहतर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा सके। इस प्रोजेक्ट की एक और खासियत होगी, ये प्रयास किया जाएगा कि जितने भी वाणिज्य और व्यापार के स्टेशंस हैं, जैसे कि जयपुर है, उदयपुर है, आपका अगर आप मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल की बात करते हैं, वहीं पर अगर आप गुजरात में वडोदरा की बात करते हैं, तो ये सारे इस हाईवे से कनेक्ट करेंगे। वाणिज्य और व्यापार ही नहीं, यहाँ के जो लोग हैं वो भी ट्रैवल ज़्यादा करते हैं और बड़े टाउन्स हैं अपने आप में। तो अगर वहाँ पर ये सुविधा मिलती है तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आसान हो जाएगा। चीज़ें आसानी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भेजी जा सकेंगी और लोग खुद अपने पर्सनल व्हीकल्स में भी एक बेहतर सफ़र तय कर पाएंगे। ये पहला ऐसा नेशनल हाईवे है जिसमें आप 8 लेन का जो है टनल भी देखेंगे। ये टनल जो है ये मुकुंदरा सैंक्चुरी से गुजरेगा। वहीं पर कुछ एनवायरमेंटलिस्ट्स का ये कहना था कि ये बहुत फॉरेस्ट एरिया से भी गुजरेगा, तो शायद वहाँ पर जानवरों की जो मूवमेंट है या जो उनका जीवन है वो डिस्टर्ब होगा। परंतु इसको भी ध्यान में रखते हुए पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस पर 3 एनिमल सबवेज बनाए जाएंगे या सब पास बनाए जाएंगे और 5 जो है एनिमल ओवरपास बनाए जाएंगे। 92 अभी तक की ये संख्या है। 92 अमेनिटी स्टेशन भी होंगे पूरे हाईवे पर जो लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होंगे। इस अमेनिटीज में आपको जो बेसिक सुविधाएं अभी किसी एक्सप्रेसवे पर मिलती है, जैसे कि पेट्रोल की सुविधा, आराम करने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, ये सारी सुविधाएं होंगी। और इसके अलावा एक खासियत और होगी और वो खासियत ये है कि यहाँ पर हेलीपैड्स भी होंगे।
यानी अगर कभी कोई विपदा आन पड़ती है या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से किसी को इवैक्यूएट करना पड़ता है तो हेलीकॉप्टर्स की मदद से इन हेलीपैड्स के जरिए वो काम सरकार या संस्थाएं जो हैं वो बखूबी कर पाएंगी। इस पूरे हाईवे को जो है लगभग 1000 किलोमीटर का जो हाईवे स्ट्रेच है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया जा चुका है। मार्च 2019 में इसका शिलान्यास किया गया था और जनवरी 2023 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं दो स्ट्रेचेस की बात करते हैं, 680 किलोमीटर के लगभग का जो स्ट्रेच है उस पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है और काम चल रहा है। इसी के अंदर अगर हम दो हिस्सों की बात करते हैं, पहला हिस्सा जो है वो है दिल्ली से दौसा, जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे का पार्ट भी बनता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो है वडोदरा से अंकलेश्वर, जो कि वहाँ के एरिया का एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं व्यवसायी हब है। इन दोनों एरियाज के लिए ये माना जा रहा है कि नवंबर 2021 तक ये दोनों ऑपरेशनल हो जाएंगे, यानी कुछ हिस्सा जो है वो आपको मिल जाएगा और ये ऑपरेट किया जा सकेगा। जैसा कि पहले मैंने बताया और अगर नहीं बताया है तो फिर बता देता हूँ कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लागत है वो लगभग 90,000 करोड़ रुपए है। पहला ये ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो इतने कम अंतराल में पूरा किया जाएगा। पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड होगा कि जब इसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में फैसला लिया गया और नितिन गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट एंड रोड मिनिस्टर रहे हैं पिछली टर्म में भी और बखूबी अपना काम निभाते आए हैं, और इस टर्म में भी ये उनके काम जो हैं वो सिरे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 2018 जब इसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया और 2023 जब इसे डिलीवर किया जाएगा, लगभग 5 साल का समय होगा। इंडोनेशिया के अंदर ऐसा ही एक एक्सप्रेसवे बना था जिसकी 1100 कुछ किलोमीटर लेंथ है, उसको बनाने में 2 दशक का समय लगा था। ऐसे ही जापान का है जिसे स्टार्टिंग में 2000s में शुरू किया गया था, लेकिन लगभग 1 दशक का समय लगा था जापान के इस हाईवे को पूरा करने के लिए। कौन सी नई बातें इस हाईवे में है, किस प्रकार से ये रोजगार उत्पन्न कर रहा है? ऐसा माना जा रहा है इस हाईवे के फुली ऑपरेशनल होने के बाद लगभग 32 करोड़ लीटर तेल जो है उसकी बचत होगी सालाना। बहुत बड़ा अमाउंट है। आप सोचिए पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो लगभग 85 लाख किलोग्राम कार्बन एमिशन जो है वो कम होगी, और ऐसा माना जाता है कि अगर पेड़ पौधे लगाकर इतनी कार्बन एमिशन कम करनी हो, CO2 के एमिशन अगर हमें कम करनी हो तो लगभग 4 करोड़ पेड़ लगाने पड़ते हैं। NHAI ये जानता है कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जहां उन्हें लैंड एक्वायर किया है वहीं पर उसके अलावा बहुत सारे पेड़ों की कटाई भी करनी होगी, और उसकी भरपाई के लिए NHAI ये कहता है कि वो लगभग 15 लाख नए पेड़ जो है वो इस एक्सप्रेसवे के चारों तरफ लगाएंगे। एक्स्ट्रा लैंड भी रिजर्व करके रखा गया है ताकि भविष्य के अंदर अगर इसको और इसका विस्तार करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया अभी 8 लेन है, कल को मान लीजिए 12 लेन या 16 लेन करना पड़ता है, तो उतनी जगह सरकार पहले से अपने पास रखकर चल रही है। अगर हम बात करें कि कितना स्टील यूज होगा इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में जो स्टील यूज होगा वो है 5 लाख टन। इतने स्टील में आप कोलकाता के मशहूर हावड़ा ब्रिज 20 बना सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कितनी सीमेंट यूज होगी, वो है लगभग 35 लाख टन। 35 लाख टन ये जो भारत की आज की डेट में सीमेंट इंडस्ट्री की ईयरली प्रोडक्शन है उसका 1% है। ये आंकड़े अपने आप में इस प्रोजेक्ट को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा इस देश का जो लगभग 5 साल के अंतराल में पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगभग 50 करोड़ क्यूबिक मीट्रिक टन की जो मिट्टी है या जो धरती है उसे मूव किया जाएगा, और ये सारा करने के लिए अगर आम भाषा में या देसी भाषा में समझाऊं तो लगभग 60 लाख ट्रकों के ट्रिप लगेंगे। ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है ये अपनी सुविधाएं, जो सड़क है, जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की जा रही है, जैसे जियो मैपिंग पहले से की गई है, मैप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सभी तकनीकों के अलावा ये बहुत ही खूबसूरत भी होने वाला है, क्योंकि अलग अलग एरियाज से गुजरेगा। जहां ये जंगलों से भी गुजरेगा वहीं नदियों के ऊपर से भी निकलेगा, पहाड़ों से भी निकलेगा और एरिड लैंड से भी निकलेगा। अगर इस प्रोजेक्ट को 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया जाए, दिल्ली से वडोदरा और वडोदरा से मुंबई, तो दिल्ली से वडोदरा जो है
वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्षा इतनी नहीं होती है, लेकिन वडोदरा से आपका मुंबई तक का जो हिस्सा है वो हैवी रेन एरिया है। तो इस केस के अंदर प्रयास जो किया जा रहा है वो परमानेंट पेमेंट के स्ट्रक्चर के साथ इसे बनाया जा रहा है, जिससे कि लगभग 50 साल तक ये माना जा रहा है कि अधिक मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। अपने आप में ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल या इंजीनियरिंग मावल तैयार हो रहा है भारत के लिए। इससे पहले भारत का जो गोल्डन क्वाड्रिटोर है उसका हिस्सा होता है दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेसवे, जो एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे है, और हम उम्मीद करते हैं 2023 में ये एक्सप्रेसवे पूरा हो, क्योंकि अगर एक्सप्रेसवे बनता है तो लोगों के लिए एक नए, आप कह सकते हैं, आवागमन का साधन खुलता है। अगर आपके पास अपने साधन हैं, और आज की डेट में और इस महामारी के दौरान भी लोगों ने देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ हम थोड़ा कम हुए हैं। जैसे कहा जाता है दैट मास्क इज द न्यू नॉर्मल, तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपनी निजी ट्रैवल के लिए निजी व्हीकल का ही इस्तेमाल करें या निजी वाहनों का ही इस्तेमाल करें। वहीं पर कमर्शियली भी इसकी बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है किसी भी एक पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को या किसी और आइटम को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, उसके अंदर भी गिरावट होगी। वहीं पर जो ट्रैवल टाइम है, जो कॉस्ट है उस ट्रांसपोर्टेशन की, वो कम होगी। और हम सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो किसी भी उत्पाद के, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस तय करने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो यानी महंगाई को भी ये काटेगा। दोस्तों, ये थी जानकारी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम फेसबुक, टेलीग्राम और अन्य चैनलों पर भी उपलब्ध हैं। आप अगर हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे तो हम में हिम्मत और जोश बना रहेगा कि हम ऐसी और बेहतर जानकारी जुटा पाएं और अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।